हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 3 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इसकी PDF को डाउनलोड करना है तो आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहां पर जाकर आप इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए डेली करंट अफेयर का आज का हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोतीहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास हाल ही में किया गया। यह भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए, पहले परियोजना का नाम सुन लीजिए ध्यान से, मोतीहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन परियोजना। इसके देखिए फेज 2 का जो शिलान्यास है हाल ही में भारत के PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, जो कि भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है। आंसर सी यहाँ पर मिल जाता है। भारत के PM नरेंद्र मोदी और नेपाल के PM पुष्प कमल दहल प्रचंड ने संयुक्त रूप से देखिए भारत और नेपाल के बीच मोतीहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन का फेज 2 का शिलान्यास हाल ही में किया है। अब बात आती है कि इसका पहला फेज कब शुरू किया गया था और ये किससे रिलेट करता है। तो देखिए, इस परियोजना की जो शुरुआत है वो 10 सितंबर 2019 को की गई थी। ये दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की एक पाइपलाइन परियोजना थी। इस परियोजना के माध्यम से देखिए जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाएगा। यह पाइपलाइन परियोजना बिहार के मोतीहारी से नेपाल के अमलेखगंज को जोड़ती है। भारत की ओर से 69 किलोमीटर लंबी ये जो पाइपलाइन परियोजना है नेपाल के लोगों को उचित मूल्यों पर स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से लाई गई थी। इस पाइपलाइन की शुरुआत 2019 में की गई थी। अब इसके दूसरे फेज का शिलान्यास हाल ही में किया गया है। किन दो देशों के मध्य की संयुक्त तेल पाइपलाइन परियोजना है? तो ये भारत और नेपाल के मध्य में संयुक्त रूप से शुरू की गई है। आगे देखिए, जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि इसका जो खिताब है वो भारत ने अपने नाम कर लिया है। भारत की जूनियर मेंस हॉकी टीम ने देखिए उत्तम सिंह के नेतृत्व में ओमान के सलाला में खेले गए फाइनल मैच में इस टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान को हराया है और पाकिस्तान को 2-1 से हराकर चौथी बार भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी का खिताब अपने नाम कर लिया है। और इसी के साथ देखिए भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने मलेशिया में होने वाले FIH पुरुष जूनियर विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भारत ने चौथी बार इस खिताब को अपने नाम किया है। इसके पहले देखिए 2004, 2008 और 2015 में भी भारत की जूनियर हॉकी टीम ने इस खिताब को अपने नाम किया था। अब ये जो टूर्नामेंट है ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इस फेडरेशन की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है और इस संस्था की स्थापना 7 जनवरी 1924 को की गई थी। वर्तमान में तैयब इकराम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर अपने नाम किया है। नेक्स्ट देखिए, 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? आप सभी जानते होंगे इसका आंसर। 2 जून को देखिए तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य को अलग किया गया था और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। राज्य के गठन का जो प्रस्ताव है उस वक्त के भारत के PM मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान 2013 में दोनों सदनों में रखा गया था। 2014 में इस राज्य के गठन के बाद इस राज्य के पहले CM के चंद्रशेखर राव बनाए गए थे और ESL नरसिम्हन इस राज्य के पहले गवर्नर बनाए गए थे। तेलंगाना भारत का 29वां गठित राज्य था जो कि 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तेलंगाना की कैपिटल देखिए हैदराबाद है और वर्तमान में के चंद्रशेखर राव इस राज्य के CM हैं। टी सौंदरराजन इस राज्य की गवर्नर है और वर्तमान में यहाँ पर 33 जिले हैं। लातविया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? देखिए, लातविया की अगर हम बात करते हैं तो ये एक यूरोपीय देश है। एग्जाम में चांसेस कम हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन हमारा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना।
सभी करंट अफेयर आपको देना, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब देखिए, यूरोपीय देश लातविया की बात करें तो इसके नए प्रेसिडेंट एडगर रिकेविंस को बनाया गया है। आंसर ए हो जाएगा एडगर रिकेविंस, जो कि यहाँ के पहले विदेश मंत्री थे, अब ये लातविया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। लातविया की देखिए जो पार्लियामेंट है, जो विधायिका है, उसे साइमा के नाम से जाना जाता है। ये 100 सीटों वाली एक विधायिका है। इन 100 सीटों में से 52 लोगों ने एडगर रिकेविंस को अपना वोट दिया है और बहुमत के साथ एडगर लातविया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। यूरोप के इस देश की कैपिटल रीगा है और क्रिस्टियस करिंस इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। एडगर रिकेविंस लातविया के वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत का फिस्कल डिफिसिट भारत की कुल जीडीपी का कितने प्रतिशत रहा है? तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत का फिस्कल डिफिसिट जो है वो भारत की कुल जीडीपी का 6.4% रहा है। आंसर बी हो जाएगा। देखिए, भारत की केंद्र सरकार ने हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत के राजस्व व्यय के डेटा को जारी किया है। अब 2023-24 के लिए भारत के फिस्कल डिफिसिट को जीडीपी का 5.9% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात आती है कि राजकोषीय घाटा या फिस्कल डिफिसिट क्या होता है। तो देखिए, राजकोषीय घाटे को अगर हम सरल शब्दों में समझें तो भारत के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है उसे ही फिस्कल डिफिसिट कहा जाता है। यह एक संकेतक है जो यह बताता है कि सरकार को अपने खर्चों के लिए, कार्यों को पूरा करने के लिए कितनी सीमा तक उधार लेना चाहिए। इसे देखिए देश की जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। 2023 में भारत का फिस्कल डिफिसिट भारत की जीडीपी का 6.4% रहा है। आगे आते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो सेल, जिसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसके नए चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश को बनाया गया है। इसके पहले देखिए सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के पद पर थी। अब इनके स्थान पर अमरेंदु प्रकाश को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है। अमरेंदु प्रकाश इस पद से पहले बोकारो इस्पात संयंत्र के देखिए निदेशक प्रभारी थे। अब 2023 में ये 5 साल के लिए सेल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, सेल की अगर हम बात करें, तो ये भारत का एक सरकारी स्वामित्व वाली स्टील कंपनी है जिसका मुख्यालय देखिए नई दिल्ली में स्थित है। ये जो कंपनी है बेसिकली भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। सेल का गठन 24 जनवरी 1973 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अमरेंदु प्रकाश वर्तमान में सेल के नए प्रेसिडेंट है। हाल ही में जारी की गई द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक दास्ता वाला देश कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर दास्ता या गुलामी का मतलब किसी देश के द्वारा किसी देश पर कब्जा करने से नहीं है, बल्कि इंटरनल गुलामी की यहाँ पर बात की गई है या फिर मॉडर्न स्लेवरी की बात की गई है। जैसे बच्चों का शोषण करना, उनसे बाल मजदूरी करवाना, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें गुलाम बनाकर रखना या उनका बहुत ज़्यादा शोषण करना, बहुत ज़्यादा काम करवाना, उनकी बिल्कुल भी ना सुनना, उन्हें फैसिलिटी ना देना। इस प्रकार से इस दास्ता इंडेक्स को काउंट किया जाता है। अब देखिए, पहले आंसर बता देता हूँ कि द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 में सबसे निचले पायदान पर नॉर्थ कोरिया को रखा गया है, जो कि सर्वाधिक दास्ता वाला देश है, जहाँ पर नागरिकों पर या लोगों पर सबसे ज़्यादा इस तरह के अत्याचार होते हैं, जो कि मैंने आपको बताए हैं। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट है वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा तैयार की जाती है। यह वैश्विक स्तर पर आधुनिक दास्ता के बढ़ते प्रचलन पर प्रकाश डालती है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी स्थितियां पूरे विश्व में लगभग 50 मिलियन लोगों पर है। मतलब 50 मिलियन लोग वर्तमान में मॉडर्न स्लेवरी से पीड़ित हैं। रिपोर्ट के बारे में ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हर देश में गुलामी को मापने के लिए ये एक इंडेक्स है जो कि विकसित किया गया है। जारीकर्ता कौन है? वॉक फ्री फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के द्वारा देखिए 2023 में 160 देशों में आधुनिक गुलामी को अंकलित किया गया है। 3 आयामों पर यह रैंकिंग देता है कि हर देश में इस तरह की समस्या का आकार कैसा है, सरकार कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है
और इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता और असमानता कितनी ज़्यादा है, लोगों को कितने कम राइट है अपने लिए, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स में देखिए टॉप 3 देशों की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा दासता से पीड़ित हैं, तो पहला मैं आपको बता चुका हूँ उत्तर कोरिया, दूसरा है इरिट्रिया और तीसरा है मॉरिटानिया। सबसे कम दासता वाले देश यूरोप के हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और तीसरे नंबर पर है जर्मनी। ओके, तो मॉडर्न स्लेवरी के आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। शॉर्ट में 2 लाइन में मैं आपको समझाता हूँ कि मॉडर्न स्लेवरी क्या है। तो देखिए, आधुनिक दासता में शोषण के विभिन्न रूप शामिल होते हैं। जबरन श्रम करवाना, जबरन विवाह करवा देना, किसी को ऋणबद्धता में बांध देना, व्यावसायिक यौन शोषण करना, मानव तस्करी करना, गुलामी जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देना, बच्चों का शोषण करना, ये सभी मॉडर्न स्लेवरी का अंग है। इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। सबसे ज़्यादा दासता वाला देश कौन सा है, ये याद रखिएगा, तो ये उत्तर कोरिया है और सबसे कम दासता वाला देश स्विट्जरलैंड है। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो अग्नि-1 की अगर हम बात करें तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। हाल ही में देखिए, भारत के ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया है। ये जो मिसाइल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसका विकास देखिए डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 700 से 800 किलोमीटर तक है। इसके पहले पिछले साल दिसंबर में परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अब देखिए, यहाँ पर अग्नि मिसाइलों की जितनी भी रेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 से लेकर 5 तक अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 कैटेगरी है जिनकी मारक क्षमता अलग अलग है। अग्नि फर्स्ट, जिसकी अभी हमने बात की, 700 टू 800 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। अग्नि सेकेंड, 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। अग्नि थर्ड, 2500 किलोमीटर से अधिक इसकी मारक क्षमता है। अग्नि फोर्थ की बात करें तो 3500 किलोमीटर से अधिक इसकी मारक क्षमता है। और यह जो मिसाइल है रोड मोबाइल लॉन्चर से भी फायर कर सकती है। अग्नि 5 की बात करें तो अग्नि श्रृंखला की यह सबसे बड़ी मिसाइल है, जो कि एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज देखिए 5000 किलोमीटर से अधिक है। मतलब इस मिसाइल को एक महाद्वीप से किसी दूसरे महाद्वीप के देश पर दागा जा सकता है। तो ये अग्नि मिसाइल्स की रेंज है, अलग अलग किलोमीटर इनकी मारक क्षमता है। सबको याद रखिएगा, सतह से सतह पर मार करने वाली है अग्नि-1, जिसकी अभी हमने बात की थी। मारक क्षमता कितनी है? 700 से 800 किलोमीटर। हाल ही में चर्चा में रही माँ तुझे प्रणाम योजना का संबंध किस राज्य से है? माँ तुझे प्रणाम योजना, ये जो योजना है एमपी गवर्नमेंट की योजना है। इस योजना के तहत एमपी गवर्नमेंट ने देखिए राज्य की 120 बालिकाओं को वाघा हुसैनी बॉर्डर का भ्रमण करवाया है। अब देखिए, ये योजना थोड़ी सी आपको अजीब लगेगी कि बालिकाओं को बॉर्डर पे क्यों घुमाया जा रहा है या बॉर्डर देखने के लिए क्यों भेजा जा रहा है। तो देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की जो बालिकाएं हैं उनमें राष्ट्रवाद की भावना या देशभक्ति की भावना का विकास करना है। सबसे पहली बार इस योजना को 2013 में लॉन्च किया गया था और अब 2022 में इसे एक बार पुनः प्रारंभ किया गया है। देखिए, एमपी गवर्नमेंट माँ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत प्रदेश की जो लाभान्वित बालिकाएं हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सैन्य गतिविधियों की जानकारी प्रदान करती है। ये योजना एमपी में खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चलाई गई है। तो माँ तुझे प्रणाम योजना एमपी गवर्नमेंट की योजना है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग परियोजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो देखिए, ये जो योजना है इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च की गई है। तो मंत्रालय आपको पता चल गया, आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन आता है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, यह जो परियोजना है भारत को विश्व स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग हब के रूप में स्थापित करने के विजन के साथ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च की गई है। देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने
इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग आउटसोर्सिंग की टेस्टिंग के लिए बेंगलुरु में देखिए 3 महीने के इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग सर्विस आउटसोर्सिंग परियोजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की परियोजना है, जिसे हाल ही में बेंगलोर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 3 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम कल के टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। कल हमने देखिए भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्र आंदोलन से संबंधित इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और संस्थाओं को डिस्कस किया था। आज हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं। देखिए, देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। वेल्लूर मठ की स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। शारदा सदन की स्थापना 1889 में रमाबाई के द्वारा की गई थी। इसके बाद देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में श्री वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा की गई थी। इसके बाद देखिए हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में अली बंधु के द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की शुरुआत 1920 में NM जोशी के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र सान्याल के द्वारा स्थापित किया गया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में BR अम्बेडकर ने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह के द्वारा की गई थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो ये भारत के इतिहास की कुछ संस्थाएं, कुछ संगठन हैं जिनका स्थापना वर्ष भी मैंने आपको बताया और इनके संस्थापक कौन हैं इनके बारे में भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाइए लास्ट डे के जो करंट अफेयर थे हमारे, जो कि हमने 2 जून के सेशन में डिस्कस किए थे, उनको एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किस स्थान का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर रखा गया है? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य में की गई है। UEFA यूरोपा लीग 2023 का खिताब सेविला ने अपने नाम किया है। हाल ही में पद्मश्री सम्मानित वेल्लियानी अर्जुनन का निधन हो गया। ये एक लेखक है जो कि भारत के केरल राज्य से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पर्यटन नीति आई को मंजूरी दी गई? तो पर्यटन नीति आई को मंजूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। मणिपुर के नए DGP राजीव सिंह हाल ही में बनाए गए हैं। भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा आवंटित किए गए हैं। TCS के नए CEO और MD के कृतिवासन को बनाया गया है। लास्ट देखिए, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे विश्व में वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर लास्ट डे के करंट अफेयर्स को भी हमने रिवाइज कर लिया। अब आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं?
आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।